हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित होगी। और थोड़ा सा वीडियो कभी कभी डिले हो जा रही है क्योंकि थोड़ा सा त्योहारों के चक्कर में कभी कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप सेल्फ स्टडी जरूर करते रहें और फिर कुछ दिन बाद मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी जरूर से, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिस डुअर्जर ने राजनीतिक दल के लिए लोकतांत्रिक निम्नांकित निम्नांकित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया? समुदाय का, संस्था का, संगठन का या समूह का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदाय का प्रयोग किया। ठीक है, तो देखिए डुअर्जन ने दलों का विभाजन संरचनात्मक रूप से इस प्रकार किया है, जैसे कॉकस दल। ठीक है, पहला। दूसरा है शाखा दल। ठीक है, शाखा दल। तीसरा है आपका प्रकोष्ठ दल। ठीक है, प्रकोष्ठ दल। चौथा है आपका नागरिक दल। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से क्या किया है, दलों का वर्गीकरण किया है। और दलों का वर्गीकरण मॉरिस डुअर्जन ने यूरोपीय दलीय प्रणाली के अध्ययन के आधार पर किया है। किस प्रणाली के आधार पर? यूरोपीय। ठीक है, और जो है डुअर्जर के अनुसार निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है। ठीक है, और डुअर्जन ने राजनीतिक दल के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस विद्वान ने अधिकतर राजनीतिक दलों को कैच ऑल पार्टीज कहा है? ठीक है, और आटो किरचाइमर, एडमंड बर्ग, हेंस आइसेनिक, बियोगी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, आटो किरचाइमर। ठीक है, और ये जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, यह जल्दी का तो इसलिए मैंने ले लिया था क्वेश्चन है। और किरचाइमर के अनुसार वर्तमान जो समय है उसमें दलों के मध्य क्या है, विभाजन समाप्त हो गए हैं। और जैसा कि पहले क्या होता था, परंपरागत रूप से देखा जाता था। समकालीन युग की बात करें तो समकालीन युग जो है उसमें प्रत्येक दल सभी के मत प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है, इसीलिए दलों के मध्य वैचारिक विभाजन क्या होता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और रॉबर्ट डहल, लिपसेट और डेनियल बेल के विचार भी कैच-ऑल पार्टी से संबंध रखते हैं। और कैच-ऑल पार्टी का प्रभाव यूरोप तथा अमेरिका में रहा है। कहां पे रहा है ज्यादा? यूरोप और अमेरिका में रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी हित समूहीकरण की शैली नहीं है? पंथ निरपेक्ष, प्रयोगात्मक, समझौतेवादी, अधिशासी, अनिर्धारित, प्रतिद्वंदात्मक या निरपेक्ष मूल्य, अभिविन्यास, आदर्शवादी, विशिष्टवादी अथवा परंपरागत? राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अधिशासी, अधिकारिक, अनधिकारिक। ठीक है, प्रतिद्वंदात्मक। देखिए हित समूहीकरण के एकत्रीकरण प्रक्रिया के अंदर विभिन्न समूहों की मांगे क्या होती, एकजुट कर दी जाती हैं। ठीक है, ताकि क्या करें हुए, राजनीतिक जो सत्ताधारी है, जो राजनीतिक सत्ताधारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करें और प्रभावशाली हो सके। ठीक है, आमंड हित समूहीकरण प्रकार की संरचना के रूप में राजनीतिक दल को स्थान देते हैं, आमंड। ठीक है, और हित समूहीकरण की शैली का संबंध पंथ निरपेक्षता से है। हित इसका किससे, पंथ निरपेक्षता से है। ठीक है, और अधिशासिक, अनिर्धारित, प्रतिद्वंद हित समूहीकरण की शैली नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में गतिविधियों के रूप में की है? पीटर ऑडिगार्ड, चार्ल्स लिंडब्लोम, मैनकर ओल्सन, आर्थर बेंटले। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले कब से कब तक रहे, देखिए पुराने हैं, 1870 से
1957। ठीक है। समाज विज्ञान की प्रेरणा से राजनीतिक समूहों के व्यवहार पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। उसने राजनीति विज्ञान में जो तथ्य हैं उनके संकलन और परिणाम की जो मांग की थी, उससे इस विषय को राजनीति दर्शन और वर्णनात्मक औपचारिक सीमाओं से बाहर निकालने में भी सहायता मिली थी। ठीक है। और उसका ध्येय जो था वो राजनीतिक गतिविधि का वर्णन देना नहीं था, यानी जो राजनीतिक गतिविधि उसका वर्णन देना नहीं था, बल्कि अन्वेषण के नए उपकरण जुटाना था। खोज, अन्वेषण करके, खोज करके। ठीक है। क्या करना था? नए उसका उपकरण एक तरीके से उसको एकत्रित करना था। उसका विश्वास था कि राजनीति में समूहों के अध्ययन के अंतर्गत इसे ये उपकरण मिल गए हैं। उसने समाज विज्ञान से प्रेरणा ली और अनौपचारिक समूह पर अपना ध्यान केंद्रित किया। किस समूह पर ध्यान केंद्रित किया? अनौपचारिक समूह पर। ठीक है। और यहां तक कि उसने औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं को परे रख देने से भी संकोच नहीं किया, और इस तरह उसने राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों, दलों और चुनाव और लोकमत की भूमिका जो थी उस पर विशेष बल दिया आर्थर वेल्डले ने। ठीक है। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है। फ्रांस की शासन व्यवस्था में क्या है? यह प्रावधान है कि सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। ठीक है। फ्रांस में राजनीतिक दलों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, अर्थात फ्रांसीसी संविधान में राजनीतिक दलों का प्रावधान है। ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह कथन किसका है? किसने विपक्ष के बारे में ऐसी बात करी है? टायरनी ने, लास्की ने, गार्नर ने, सी स्ट्रॉन्ग ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा टायरनी ने। ठीक है। तो टायरनी ने कहा है कि विपक्ष का कर्तव्य है कि कुछ भी प्रस्तावित न करना, यानी कुछ भी संसद अधिवेशन चलता है तो विपक्ष का काम एक ही होता है, उसका विरोध करना। चाहे किसी की भी सरकार हो, दूसरी जो विपक्ष में पार्टी होती है वो क्या करती है? पहले का विरोध करना। ठीक है। कोई ना कोई उसमें कमी निकालना, हर बात का विरोध करना, और सरकार को कोशिश ये करती है कि बाहर सरकार को किया जाए। कभी विश्वास प्रस्ताव लाने की बात, कभी कुछ भी, तो ये सारे हंगामे चलते रहते हैं। ठीक है। तो ये किसने कही है? ये टायरनी ने बात कही है विपक्ष के बारे में। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत की वीटो, निषेधाधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री एटली ने, लॉर्ड वेवल ने, लॉर्ड माउंटबेटन या एबी अलेक्जेंडर ने। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा एटली ने। ठीक है। तो लॉर्ड एटली तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो है ये अल्पसंख्यकों के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें अल्पसंख्यक समाजों के अधिकारों का ध्यान है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि हमें अल्पसंख्यक, ठीक है, जो अल्पसंख्यक यानी जिसकी संख्या देश में कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, तो अल्पसंख्यक समाजों के अधिकारों का ध्यान है और ऐसा होना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक समाज भयमुक्त होकर रह सके। और दूसरी तरफ हम बहुसंख्यक यानी जिसकी संख्या ज्यादा है, बहुलता में है, तो समाज की प्रगति को रोकने का अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते, उसका कहना था। किसका? एटली का। ठीक है। तो उसका कहना यह था कि अगर बहुसंख्यक समाज की प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका अधिकार हम जो अल्पसंख्यक यानी जिनकी मात्रा कम है, हम उसे अधिकार नहीं दे सकते। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत की वीटो करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है, या चीन का प्रधानमंत्री? यही बात सेम टू सेम। तीसरी बात भी सेम टू सेम है, फ्रांस का है। ठीक है। ये फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन है, भारत है, सबकी बात एक ही है। और भारत का प्रधानमंत्री एक जन्म संग्रह प्रस्तुत कर, सारी चारों बातें एक ही है। ठीक है। बस देश के नाम अलग है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, फ्रांस का प्रधानमंत्री एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है, और फ्रांस में संस्थात्मक और अध्यात्मिक शासन व्यवस्था के मिश्रित स्वरूप को देखा जाता है। यहाँ पे क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक। ठीक है। दोनों का क्या है? मिश्रित रूप कहा जा सकता है इसे। ठीक है।
तो किसको? फ्रांस को। और यहाँ की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति तो उत्तरदायी नहीं होती, परंतु हटाई भी नहीं जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है निश्चय पूर्वक कथन। ब्रिटेन की दल प्रणाली को दो दलीय प्रणाली कहा जाता है। तर्क क्या है? यह इसलिए क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रीय कार्यों में केवल दो दलों की ही प्रमुख भूमिका है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों बातें सही है और इसका सही तरीके से विवेचन भी है। देखिए ब्रिटेन में बहुत सारे दलों का अस्तित्व तो देखा जा सकता है, लेकिन दो ही दल क्या होते हैं? महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और यही दो दल ही व्यवहार में राष्ट्रीय शासन प्रणाली में प्रमुख भूमिका भी अपनी निभाते हैं। और दोनों ही सत्य हैं और सही व्याख्या कर रहा है। 10 क्वेश्चन आ जाता है, कन्वेंशन कॉक्स और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, अमेरिकी दलों और चुनावों से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिकी दलों और चुनावों से। तो कन्वेंशन कॉकस और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित शब्दावली है ये। ठीक है। और जो है अमेरिकी राजनीतिक दलों की विशेषताओं में प्रमुख है द्विदलीय पद्धति, दलों का संविधानोत्तर विकास और सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, और दलों का शिथिल संगठन आदि। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविजन या रेडियो। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका जनमत का एक अभिकरण नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे समाचार पत्र है यानी प्रेस है आदि। ठीक है। सरलतम सबसे सस्ता साधन है पत्र पत्रिकाएं, और ये समाचारों तथा उन पर प्रसिद्ध लेखों दृष्टिकोण को क्या करते हैं? उसको प्रसारण करते हैं। और इन समाचार पत्रों के संपादकीय किसी बड़े मुद्दे की प्रकृति, उनके स्रोत और विकास का आलोचनात्मक क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। ठीक है। रेडियो दूरदर्शन भी उसी के जो है स्रोत हो हैं। ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ कहा जाए तो केवल मनोरंजन के साधन ही नहीं, उनका जो है शैक्षिक मूल्य भी होता है। और जनमत के निर्माण में राजनीतिक दल जो हैं इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दलीय नेताओं के भाषण होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, बंद है, घेराव है, हड़ताल है। ठीक है। ये सारी चीजें इनके द्वारा की जाती हैं। हिंसा करने गतिविधियों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और मुद्दे अनेक होते हैं, और समाधान के जो है उनके समाधान के विषय में भी कोशिश की जाती है, जानकारी देती है। तो समय समय पर दल, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पर्चे जो होती हैं ये सब आदि के माध्यम से समाचारों विचारों को प्रसारित करते रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यायपालिका, जो कि जनमत निर्माण का साधन नहीं है। ठीक है। अभिकरण नहीं। चलिए नेक्स्ट है कथन ए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं। कारण क्या है? राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि उनका लक्ष्य क्या होता है? सत्ता को हासिल करना किसी भी प्रकार से। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए लोकतंत्र के रूप में अगर बात की जाए तो पहियों में के रूप में राजनीतिक दल होते हैं। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है। राजनीतिक दल अगर नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब नहीं है। और वे एक तरीके से जो है दल लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन माने जाते हैं। और अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप भी देते हैं। जो अमूर्त मतदाता उन्हें मूर्त रूप कौन देता है? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी जो है वही देती हैं। ठीक है। और अपने हर निर्वाचन क्षेत्र से इनका काम होता है अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। ठीक है। चुनाव लड़वाते हैं, अपने कार्यक्रमों और नीतियां जो है उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और जो मतदाता है, वोटर है, उनको यानी हमें, हम और आप, हमें क्या करते हैं? वो हमें प्रभावित भी कहीं ना कहीं अपने कामों से या अपने उससे या अपने करते हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है।
नेक्स्ट है, डुवर्जन ने राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? गुट बैठक, कोशिका दल, ठीक है, यहाँ पे दल होगा, कोशिका दल, नागरिक सेवा, गुटतंत्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुट तंत्र। ठीक है, और ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और ये आया हुआ है 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन डी है, जैसा गुटतंत्र। देखिए डुअर्जर के राजनीतिक दलों को संगठनात्मक संरचना की विशेष क्रम में हमने बात करी थी, जिसमें शाखा दल है, नागरिक दल है, कोशिका दल है। ठीक है, ये आती हैं, और इसका उल्लेख उसने डुअर्जर ने अपनी पुस्तक किसमें की है? पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, कब? 1951। ठीक है, ते है इसकी रचना, जिसमें इसने सब की बातें की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1996 से 1998 तक निम्न में से कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी? आम आदमी पार्टी तो थी ही नहीं फिलहाल उस समय। असम गण परिषद, हरियाणा विकास पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, असम गण परिषद। ठीक है, तो 1996 में गठित संयुक्त मोर्चा सरकार में असम गण परिषद पार्टी शामिल थी, और अन्य पार्टियां थी जो कि समाजवादी पार्टी थी, डीएमके थी, टीडीपी थी, नेशनल कांग्रेस थी। और वर्ष 1996 में हुई 11वीं लोकसभा, ठीक है, चुनाव में परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था, और देश में 2 वर्ष तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला था। ठीक है, और 3 प्रधानमंत्री उसमें बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवैधानिक साधनों का प्रयोग। ठीक है, तो अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दल की विशेषता नहीं। राजनीतिक दलों की निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे संगठन है, लोकतंत्र में विश्वास है, वैचारिक एकता है, शासन व प्रभुत्व की इच्छा, यानी सत्ता प्राप्त करने की इच्छा भी है। ठीक है, ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ते भी है, और लोकतंत्र में विश्वास भी है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी? गेटल, गार्नर, मैकाइवर, एडमंड बर्ग। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एडमंड बर्ग। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो है ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनीतिक विचारक थे ये एडमंड बर्ग। इनके अनुसार राजनीतिक दल एक सिद्धांत पर सहमत लोगों का क्या है? ये एक समूह है। ठीक है, किसने? एडमंड बर्ग ने। और बर्ग की जिसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या है उसका? राष्ट्रीय जो हित है उन्हें प्राप्त करना है, और राज्य की संस्थाओं में सम्मान देते हुए समाज में सकारात्मक भूमिका का महिमा मंडन करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीजीटी। ठीक है, पीजीटी में भी आया हुआ है, और 2016 में आया हुआ है। ठीक है, 2016 में और 2019 में भी आया हुआ है। ठीक है, 2 बार आ चुका ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, निम्न प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं है? लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना, राजनीतिक दल चेतना का प्रसार करना, या प्रेस को नियंत्रित करना। और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस को नियंत्रित करना। तो प्रेस का नियंत्रण लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को का कार्य नहीं है, और स्वतंत्र प्रेस स्वस्थ जनमत निर्माण का क्या करते हैं? महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन आजकल ये चीजें नहीं रह गई हैं, प्रेस पे भी अब, मीडिया पे भी जो है भरोसा ज्यादा नहीं किया जा सकता, और इसे सब अपना बस खाली चमकाने के चक्कर में रहते हैं अपना बिजनेस। और इसे लोकतंत्र का एक बात और ध्यान रखनी, कभी कभी ये पूछ ले जाता है कि स्तंभ कौन सा है, तो चौथा स्तंभ कहा जाता है इसे। ठीक है, लोकतंत्र का इसे चौथा चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है। कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं करते हैं? समाजीकरण में भर्ती, हितों की अभिव्यक्ति, हितों का समूह, नियम अधिनिर्णय। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नियम अधिनिर्णय। ये आया हुआ क्वेश्चन 2019 में यूजीसी नेट, ठीक है, दिसंबर में। और देखिए समाजीकरण एवं भर्ती, हितों की अभिव्यक्ति और हितों का समूह राजनीतिक दलों के कार्य, जबकि नियम अधिनिर्णय राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको ग्रेबियल आमंड द्वारा हित समूह की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? संस्थागत हित समूह, संघीय सहचर्य हित समूह, गैर संघीय सहचर्य हित समूह, अभिवृत्तिक हित समूह। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिवृत्तिक हित समूह। ठीक है, देखिए ग्रेवियल आमंड, और ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में। देखिए ग्रेवियल आमंड हित समूह के एक श्रेणी के रूप में अभिव्यक्ति हित समूह को इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। आमंड और पावेल ने दबाव समूह के कई रूप बताए हैं, जिसमें है संस्थागत, ठीक है, दबाव समूह, दूसरा इन्होंने बताया है साहचर्यात्मक दबाव समूह, तीसरा इन्होंने बताया है सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक या गैर साहचर्यात्मक दबाव समूह। ठीक है, ये इन्होंने बताए हैं पावेल और किसने, एडमंड जो है आमंड ने। ठीक है, गैब्रियल आमंड ने। और 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले सालों के पेपर जरूर उठा के देखें, उसे पढ़ें, क्योंकि कुछ न कुछ क्वेश्चन उससे आते हैं और आपकी थोड़ी सी अच्छी तैयारी हो जाती है और आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण है नए पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।